अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं वकास अब्दुल्ला। आज की बात वकास अब्दुल्ला के साथ आज की बात और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं वकास अब्दुल्ला। आज की बात और मैं हूं वकास अब्दुल्ला। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं वकास अब्दुल्ला। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं वकास अब्दुल्ला। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं वकास अब्दुल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं वकास अब्दुल्ला। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से आप जानते हैं पिछले कुछ मंथ से जो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन है या हम वेपनाइजेशन की बात करते हैं साउथ एशिया पॉलिटिक्स में, वो खासी अहम है। बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिक्स को लेके, वेपनाइजेशन को लेके वो फ्लेयर अप होती जा रही है और जो सिक्योरिटी पोस्चर है पोस्ट वॉर एरा में हम उसको देखते हैं। ये जो भी वॉर की मैं बात कर रहा हूँ जो हाल ही में इंडिया या पाकिस्तान के दरमियान हुई, इसको देखकर इंडिया ने अपनी एक पूरी कैंपेन लॉन्च की इंटरनेशनल एरिना के अंदर और पाकिस्तान ने जो है इसकी जवाबी कार्रवाई में कैंपेन तो लॉन्च की ही की, लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी डिफरेंट कंट्रीज का दौरा किया जिसमें ईरान था, अजरबैजान था और तुर्की था। ये एक डिप्लोमेटिक गेम थी। इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान ने खुले हाथों के साथ ईरान का जो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कहा है कि वो पीसफुल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें उनको पाकिस्तान को कोई मसला नहीं और किसी को कोई मसला होना भी नहीं चाहिए। इस सारे सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे। इस पूरे जो सिक्योरिटी पोस्चर है इस वक्त हमारे साउथ एशिया पॉलिटिक्स का, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं डिफेंस सिक्योरिटी एनालिस्ट प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब। थैंक यू सर ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Waqas. Thank you for having me. सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से पोलराइजेशन है, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं सिक्योरिटी पोस्टर्स में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो चाइना से JF-35 लेने की बात कर रहा है और कहीं पर जो है वो हमें नजर आता है इंडिया और ज्यादा एडवांस होता जा रहा है। एक वेपन रेस हमें नजर आ रही है ओवरऑल इस पूरे खित्ते में। इस स्पेसिफिक वॉर के बाद आप किस तरह से एक पूरे सिक्योरिटी पोस्चर को देख रहे हैं इस टाइमलाइन में? वकास, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत रेलिवेंट है। ऑपरेशन अंदर हमने अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज का सिर्फ एक ट्रेलर यूज किया है, ठीक है। वी हैव सो मच वेपन्स जो कि हमने उसमें यूज नहीं किए अभी, ठीक है। जैसा कि DGI SPR साहब ने भी उसमें बताया कि अभी हमने अपनी कंप्लीट मिलिट्री माइट को इसमें यूज नहीं किया था। इट वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो अब जब किसी भी वॉर के बाद दोनों फोर्सेस अपनी जो वनरेबिलिटीज होती हैं मिलिट्री डोमेन में, उसको डेफिनेटली हमने जो जो अपने वेपन सिस्टम उसमें यूज किए, जिसके अंदर जो equipped with PL-15E and J-10Cs, वो भी PL-15 के साथ लैस थे, ठीक है। अब डेफिनेटली दुश्मन के पास भी हमारी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ के कोऑर्डिनेट्स और उनके जो इंफॉर्मेशन होती है वो उनके पास चली जाती है। जैसे हमारे रेडार्स की फ्रिक्वेंसीज हैं, इसी तरह इंडियन की काफ़ी ज़्यादा जो मिलिट्री वेपन्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, किस तरह वो ऑपरेट करते हैं, किस चैनल पे ऑपरेट करते हैं, उसकी डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ पे है, तो ये काफ़ी चीज़ें ये ओपन हो जाती हैं किसी भी वॉर के बाद, ठीक है। इसके बाद दोनों कंट्रीज अपनी जब जो मिलिट्री पावर को इवेल्युएट करते हैं तो उसके बाद वो नई एक्विजिशन की तरफ जाते ही जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको ह्यूज डिफेंस बजट्स की दोबारा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक वॉर में जो वेपन इस्तेमाल हुए हैं जरूरी नहीं है कि वो अगली वॉर में भी वही वेपन इस्तेमाल हो। अच्छा, तो वकास इसमें मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अब जैसे J-35 चाइना हमें ऑफर कर रहा है, उसके साथ एडवांस एयर टू एयर मिसाइल्स भी ऑफर कर रहा है जिसकी PL-15 से ज्यादा रेंज है। अभी ये अनक्लासिफाइड है, अभी इसको हम वसूख से तो नहीं कह सकते कि उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, बट कहने में यही आ रहा है कि PL-17
हमें ऑफर किया जा रहा है J-35 के पैकेज के साथ, जिसकी रेंज डेफिनेटली PL-15 से बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से जो इंडियन एयरफोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना कर सकती है इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। दूसरी बात, जो J-35 है ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है जो स्टेल। अब चाइनीज़ हमें मज़ीद एडवांस वेपन सिस्टम ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। अभी ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल्स की इंटरसेप्शन के लिए यूज होता है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को वो इजीली ट्रैक कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ठीक है। और उसका मुकाबला किया जाता है अमेरिकन थैड सिस्टम के साथ, टर्मिनल एरिया हाई ऑल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम, ठीक है, जो कि अमेरिकन फोर्सेस यूज करती हैं, ठीक है। अब उसी का एक वर्जन जो चाइना ने अपनी डिफेंस फोर्सेस के लिए बनाया हुआ है, वो हमें ऑफर करने की भी बात हो रही है, ठीक है। अभी डेफिनेटली उसके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन नहीं हुए, बट ये ओपन सोर्स में जो बात हो रही है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। अब इसके साथ होगा क्या, ठीक है। डेफिनेटली इंडिया को इतनी ज्यादा हजीमत उठानी पड़ी है, और इंडिया अपने जो एक सिक्योरिटी का एक बबल था उसको दोबारा से इन्फ्लेट करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए डेफिनेटली इंडिया हमसे ज्यादा मजीद एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज की तरफ जाएगा। अब इससे होता क्या है कि एक आर्म्स रेस, जैसे कि आपने अपने क्वेश्चन में भी ये बात की, एक आर्म्स रेस क्रिएट होती है रीजन के अंदर, ठीक है, कि एक कंट्री वेपनाइजेशन ले रहा है, उसका थ्रेट नेबरिंग कंट्रीज को जा रहा है, वो भी अपनी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से आपने डिफाइन की सारी चीजें, तो ये हमें ऐसा महसूस होता है सिक्योरिटी एनालिसिस से भी, जिस तरह से आप बयान फरमा रहे हैं, कि ये महसूस हो रहा है कि ये जो वॉर है ये सिर्फ एयरफोर्स की वॉर है, ना ये आर्मी की वॉर है, ना ये नेवी की वॉर है। तो क्या आने वाले दिनों में या आने वाले वक्तों में जो वॉर होगी वो सिर्फ एयरफोर्स से डिपेंडेंट होगी? क्या ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है कि वो एक वॉर सिनेरियो चेंज हो रहा है, टैक्टिक्स जो है वो सीधा जो है वो एयरफोर्स की तरफ जा रहे हैं, ना कि आर्मी की तरफ, ना कि नेवी की तरफ। मैं आपको बता देता हूँ इसका, ठीक है। देखिए, वॉरफेयर इस टाइम भी जो वॉरफेयर है वो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसके अंदर एक बहुत लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं NCW, ठीक है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। अब नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में आपकी ट्राई सर्विसेज, आर्मी नेवी एयरफोर्स, और फिर उसके बाद स्पेस कमांड और साइबर कमांड, ठीक है, ये सब कमांड्स और आपका जो मिलिट्री के जो डोमेन्स हैं, ये सब एक ही वक्त में अपने एक दूसरे के साथ अपना टारगेटिंग का डाटा भी शेयर करते हैं, और टारगेट एक्विजिशन एंड डिस्ट्रक्शन को एस्टैब्लिश भी करते हैं, जिसके लिए कहा जाता है शूटर एंड सेंसर ग्रिड का एक एक मैश क्रिएट किया जाता है वॉरफेयर में, जिसके अंदर जिस जिस कंट्री के पास, जिसकी फोर्सेस के पास सुपीरियर और हाईली एक्यूरेट इंटेलिजेंस का डाटा होगा, जो कि उसके सेंसर ग्रिड इकट्ठा करता है, जिससे सेंसर ग्रिड पे क्या चीजें आती हैं, आपके सैटेलाइट्स, आपके ड्रोन्स, एवैक्स, ग्राउंड बेस्ड रेडार्स, यहां से आपका जितना डेटा है ये तीनों फोर्सेस के पास शेयर होता है। उसके तहत वो अपनी टारगेट को सेलेक्ट करते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। और जो टारगेट को डिस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हो गए, आर्मी के मिसाइल डिवीजन्स हो गई, ठीक है, इन्फेंट्री ब्रिगेड्स, टैंक्स, वटएवर, जो भी उनका एक पूरा एक पैकेज है। इसी तरह नेवल डोमेन के अंदर आपके जो सरफेस शिप्स होते हैं, बैटल शिप्स, वॉरशिप्स, ठीक है, इवन सबमरीन्स, ये सब एक 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 हाइपर नेटवर्क का एक पार्ट होते हैं, एंड दे एक्चुअली थिंक कि कौन सा टारगेट मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड है और इसको फर्स्ट आपने शूट करना है, ठीक है। अब जैसे इसमें हमने देखा कि एक्चुअली जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं वो तो एयरफोर्स होती है, ठीक है, उन्होंने ही स्पीड ऑफ साउंड से वो ट्रेवल करते हैं, बॉर्डर्स के पास जल्दी पहुंचते हैं, एनिमी को जल्दी इंगेज करते हैं और डिस्ट्रॉय भी करते हैं, ठीक है। एयरफोर्स एक बहुत जबरदस्त तीनों सर्विसेज को, मतलब वो अपने टारगेट्स को भी इंगेज करते हैं, आर्मी के टारगेट्स को सप्लीमेंट भी करते हैं, उनको भी सपोर्ट देते हैं, जिसको क्लोज एयर सपोर्ट कहते हैं, और यही क्लोज एयर सपोर्ट वो नेवल डोमेन में भी दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक एक हाइपर नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन का एक मैश है,
ठीक है, ये एक ऐसा एक जदीद निज़ाम है जिसके तहत आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एयरफोर्स ही इंगेज करेगी। ठीक है, ये हर टारगेट की प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आपने किस मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपने डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, अब जैसे हमारा ये जो अभी एक्सपीरियंस हुआ इंडिया के साथ, इसमें आपने देखा कि नेवल डोमेन के अंदर आपको कोई हलचल नजर नहीं आई। ठीक है, ना इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को चैलेंज किया, ना उसकी जरूरत की। ठीक है, अब ये चीज मिलिट्री की डोमेन में हाईली रिस्पेक्टेबल कंसिडर की जाती है कि आपने अपने एनिमी को आप अपने ऊपर फायर करने से डिटर कर दिया। मिलिट्री को कश्मीर सेक्टर पे और जो बाकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस जो हमारी जैसे आपने देखा, हमने सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, मल्टी लॉन्चर मिसाइल्स जो थे हमारे फतह 1 एंड फतह 2, उसके थ्रू हमने उनको काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन दी। ठीक है, एयरफोर्स ने एरियल डोमेन में डिस्ट्रक्शन दी और साथ में उनके S-400 और ब्राह्मोस की स्टोरेज साइट्स को भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, अब इंडिया अगर चाहता तो हमें नेवल डोमेन में चैलेंज कर सकता था, इंडिया ने नहीं किया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जितने भी वॉरशिप्स थे वो एंटी शिप जो मिसाइल्स हैं उनके साथ वो अरेबियन सी के अंदर डिप्लॉयड थे। अगर वो वहां पे कोई हरकत करते तो इंडियन नेवी को काफी ज्यादा अपने वॉरशिप्स लूज करने पड़ सकते थे। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर वॉर्स सारी की सारी एरियल बैटल्स के अंदर ही कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, क्योंकि एनिमी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो कितनी डोमेन ऑपरेशंस में आपको चैलेंज करता है। अच्छा, तो जिस तरह से आपने इस सवाल का भी जवाब दिया कि हमारी जो डोमेन है वो शिफ्ट नहीं होगी। हाँ, हम जो एयरफोर्स है या जो हमारी आर्मी है या हमारी जो नेवी है उनको यकसा यानी इक्वली तौर पर अपग्रेड भी अगर किया जाएगा तो इक्वली तौर पर उन चीजों को अपग्रेड किया जाएगा। तो सर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान। जी जी, एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एक चीज मैं इसमें आपको ऐड करना चाहूंगा कि ये जो क्राइसिस था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये इतना इंपॉर्टेंट और इसको इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, उसकी एक वजह है। ठीक है, जैसे अगर मैं सिर्फ आपको सिर्फ इसकी एक डायमेंशन बताऊं कि अगर हम सिर्फ दोनों कंट्रीज के डिफेंस बजट का ही मुआवजा करें, ठीक है, तो पाकिस्तान और इंडिया का आपस में कोई मुकाबला नहीं बनता। ठीक है, अब जैसे इंडिया का जो 2024 और 25 का जो डिफेंस बजट है, ठीक है, वो तकरीबन $74 बिलियन का है। ठीक है, और पाकिस्तान का 2023 का जो डिफेंस बजट जो अवेलेबल है हमारे पास, पाकिस्तान का सिर्फ $8.52 बिलियन का है। कैन यू इमेजिन कि एक कंट्री जिसका डिफेंस बजट इतना बड़ा है वो जो एक छोटा कंट्री है उससे बैटलफील्ड में हार जाए। इस इक्वेशन ने एक्चुअली पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। Mismatch between India and Pakistan's defense budget and their acquisition plans, but still Pakistan armed forces actually overpowered a very bigger enemy. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें आपको मजीद थोड़ा सा डिसाइफर करूं इस सिचुएशन को, इंडियन आर्मी के पास $23.5 बिलियन का बजट है, $23.5 बिलियन, और पाकिस्तान आर्मी के पास हार्डली $4 बिलियन का बजट होगा। ठीक है, इंडियन नेवी के पास $3.92 बिलियन का बजट है और पाकिस्तान नेवी के पास $0.85 बिलियन, नॉट इवन अ $1 बिलियन, राइट। इसी तरह एयरफोर्स $5.52 बिलियन इंडियन एयरफोर्स के पास, और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास हार्डली $1.72 बिलियन। अब अगर आप इसी डिफेंस बजट को ट्राई सर्विसेज के बजट को अगर आप सिर्फ कंपैरिजन करें तो देन यू विल फील वेरी प्राउड ऑन योर आर्म फोर्सेस दैट कि इतने रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स के बावजूद वी इन्फ्लिक्टेड एन अनप्रेसिडेंटेड डैमेज टू इंडियन आर्म फोर्सेस। This is actually a source of pride for being a Pakistani for me, that we have actually managed our armed forces in very squeezed budgets
and but we trained them really hard, and they actually executed in India's perception in the world. Nobody is coming closer to India right now. Even the Jay Shankar की एक स्टेटमेंट है कि यूनाइटेड स्टेट्स यूएस वाज जस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, क्वाड मेंबर्स ने इंडिया को हेल्प आउट नहीं किया। ये तो पूरे एक डायनामिक्स थे ना जो हम पॉलिटिक्स को देखते हैं या सिक्योरिटी एनालिसिस को देखते हैं। तो ये तो बात हो गई कि जो कुछ हो चुका है या जो कुछ हो रहा है। अब क्यों ना बात करते हैं उन सिक्योरिटी डायनामिक्स के ऊपर जिसके ऊपर दोनों मुल्क अब अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि वॉर के बाद वेपनाइजेशन की जो मैक्सिमाइजेशन होती है वो अपने अरूज को छू जाती है कि दोनों चाहते हैं कि अगरचे दोबारा ऐसा कुछ होगा तो हम एक दूसरे को भरपूर तरीके से जवाब दें। तो अगर हम इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी एनालिसिस देखते हैं, लेकिन उस पे जाने से पहले जो अभी हाल ही में ईरान का जो एक न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी हरी झंडी दिखा दी कि हमें इससे कोई खतरा नहीं है, इसमें जो एक चेंज है पूरे रीजन के अंदर उसको आप किस तरह से सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं? फिर उसके बाद हम इंडो पैसिफिक इंडिया पाकिस्तान पर आएंगे। फोकस इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है उससे ये नज़र आता है कि हम ईरान के पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, ना कि उनके वेपन प्रोग्राम को। पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ें शामिल हैं कि जिसमें आप R&D पर्पज़ के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आप न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक ओपन राइट है फॉर ऑल द स्टेट्स कि वो न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ करें, ना कि वेपनाइजेशन की तरफ। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो इस बात का जो मतलब है वो ये है कि हम ईरान के पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को सपोर्ट करते हैं, और उसके लिए अगर ईरान को पाकिस्तान की कोई भी असिस्टेंस की ज़रूरत हो तो उसके लिए उनको असिस्ट किया जा सकता है, सिर्फ पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। और अगर आप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें तो अमेरिकन ने उसके ऊपर बहुत लंबे अरसे से सैंक्शंस को इस्टेब्लिश किए रखा है, और ईरान एक्चुअली उसको इसराइल को डिटर करने के लिए अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को इस्टेब्लिश करना चाहता है। बट जैसे ही हम उसमें देखते हैं कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान को JCPOA के नाम से एक डील साइन करने की कोशिश की, बट वो नहीं हो सकी, ठीक है, जिसके अंदर एक्चुअली ये इस्टेब्लिश किया गया कि ईरान हैज़ अ नेचुरल राइट टू इस्टेब्लिश सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, और वो डेफिनेटली उसको वेपनाइज होने से रोकने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बीच में अपना रोल प्ले करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसमें NPT की शराइत को अगर देखें तो उसमें आप किसी भी जो कंट्री है उसको आप न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकते हैं, ना उसको ट्रांसफर करते हैं, ना टेक्नोलॉजी देते हैं, ठीक है। बट उसका जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम और पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको आप इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, उसके लिए आप उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स की और यूरोपियन कंट्रीज की इसमें काफ़ी ज़्यादा निगोशिएशंस ऑलरेडी चल रही हैं, जिसमें पाकिस्तान ने एक्चुअली जो एक ग्लोबल स्टांस है, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी ईरान के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट या जो भी उनकी न्यूक्लियर टॉक्स इस टाइम पे चल रही हैं उसको इस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड पाकिस्तान एक्चुअली प्लेड अ वेरी एक्टिव एंड वेरी स्टेबलाइजिंग दैट अगर ईरान की सॉवरेंटी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी मिलिट्री को इन्हांस कर सकता है, बट उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो वेपनाइजेशन को पाकिस्तान सपोर्ट शायद नहीं करता इस टाइम पे, बट उनका जो राइट टू पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी है उसको वो इस्टेब्लिश करता है। ठीक हो गया। तो सर आखिर में हमारे पास तकरीबन 5 मिनट हैं या 6 मिनट हैं, तो इस पूरे सिनेरियो को जो एक पूरा सिनेरियो है हमारे पास जिसमें वॉर भी हमें नज़र आ रही है, पावर मैक्सिमाइजेशन भी नज़र आ रही है, जो अपनी आर्मी को मजबूत भी किया जा रहा है, वेपन्स की रेस भी हमें नज़र आ रही है, तो पूरे इस जो कन्वेंशनल राइवल्स भी हैं इंडो पैसिफिक में और पूरे जो एक साउथ एशिया है, तो इसको जो फ्यूचर है सिक्योरिटी फ्यूचर आप उसको किस नज़र से देखें? और इंडो पैसिफिक की जो सिचुएशन है डेफिनेटली चाइना इसके अंदर एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है,
सिक्योरिटी गारंटर के तौर पे वो इमर्ज कर रहा है इस रीजन में, और पाकिस्तान ने एक्चुअली चाइना को एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड कर दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को चूज किया एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड गारंटर टू कंटेन चाइना। बट इस एपिसोड ने इस सारी परसेप्शन को डाइल्यूट कर दिया, और चाइना एक सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे इस रीजन में दोबारा इस्टेब्लिश हो रहा है। तो इंडियन ओशन रीजन में अगर पाकिस्तान और चाइना अपनी पावर इक्वेशन को म्यूचुअली अगर इस्टेब्लिश करते हैं तो इंडिया को काफ़ी हद तक सेटबैक्स मिल सकते हैं। और पाकिस्तान नेवी और चाइनीज़ नेवी का जैसे कि हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो अभी रिसेंटली चाइना ने हमें जो हंगोर क्लास सबमरीन है विद लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, ठीक है, उसकी फर्स्ट सबमरीन पाकिस्तान को मिल चुकी है, जो कि अपने सी ट्रायल्स को कंप्लीट कर रही है, और वो बहुत जल्द आपको नज़र आएगा कि हम उसको अरेबियन सी में ऑपरेट भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास एक ऑल वेदर आयरन क्लैड अलायंस स्ट्रक्चर है इन द नेम ऑफ चाइना। और इसमें आपने देखा कि अब हमारे साथ आज़रबाईजान और टर्की भी इसमें शामिल हैं। तो डेफिनेटली हम अपनी जो सिक्योरिटी परसेप्शन है उस पर भी काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्विजिशंस भी अभी आपको नज़र आएंगी, और इस दफ़ा हमारा डिफेंस बजट भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो सकता है। जी अब्दुर्रहमान, आपने हमें ज्वाइन किया और सिक्योरिटी की डिफरेंट जो हम देख सकते हैं साइट्स थी, या इंडो पैसिफिक में जो इस वक्त वेपनाइजेशन की जो मैक्सिमाइजेशन हो रही है उस पर आपने बात की। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फॉर हैविंग मी। आपने हमें ज्वाइन किया और सिक्योरिटी की डिफरेंट जो हम देख सकते हैं साइट्स थी, या इंडो पैसिफिक में जो इस वक्त वेपनाइजेशन की जो मैक्सिमाइजेशन हो रही है उस पर आपने बात की। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट अब्दुर्रहमान साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से जो है वो सिक्योरिटी पोस्चर के ऊपर बात की, डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो थे सिक्योरिटी के उनको हाईलाइट किया, और इसके साथ साथ ये भी बताया कि किस तरह से जो हमारी वॉर की जो डोमेन है वो इवॉल्व हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात की जा रही थी कि आए कि ये जो वॉर्स हैं अब आने वाले दिनों में, पहले तो अल्लाह करे ना हो, लेकिन अगर होंगी भी सही तो जिस तरह से अभी हुई है, क्या सिर्फ एयरफोर्स टू एयरफोर्स होगी या उसमें आर्मी या नेवी का भी कोई रोल होगा, तो इसको भी हमने हाईलाइट करने की कोशिश की, और इसका जो जवाब था वो बड़ा खूब अंदाज में हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने दिए है। आने वाले दिनों में ये जो एक सिक्योरिटी एनालिसिस के जो प्रोसीजर है या सीरीज़ हम इसको कह सकते हैं, इसका जो दौरानिया है ये जारी रहेगा, काफ़ी सारे एपिसोड्स पर ये मबनी है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप डिफरेंट डिप्लोमेट्स जो यूएस डिप्लोमेट्स हैं उनको भी डीएजी न्यूज़ की स्क्रीन पे देखेंगे। और फिल वक्त हमारे लिए इतना ही। इंशाल्लाह हमें दीजिए इजाज़त, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में एक नेक्स्ट गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहें डीएजी न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।